हेलो गाइस, कैसे हो? तो जी हाँ, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं जो भी फोकानिया का एग्ज़ाम 2022 में देने जा रहे हैं उनके लिए इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर लाया हूँ। जी हाँ, इसी वीडियो में जितना भी ऑब्जेक्टिव मदरसा बोर्ड पूछ सकता है उससे कई गुना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में बस एक ही वीडियो में करवा दे रहा हूँ। जी हाँ, जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा इसी वीडियो से आपको पूछेगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। और इस वीडियो को आपको अगर एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार 3 बार करके देखिए, आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। और ऑब्जेक्टिव को याद करने की कोशिश कीजिएगा। जी हाँ, आप इस भूल में ना रहेंगे कि इकोनॉमिक्स ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है और इंग्लिश भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो जी हाँ, ऑप्शनल सब्जेक्ट तो है लेकिन इनका भी मार्क्स जुटता है। अगर आपको इसमें मार्क्स कम आ जाते हैं तो फिर आपके नंबरात भी कम हो जाएंगे। इसीलिए आप मेहनत करें, सब सब्जेक्ट है, सब सब्जेक्ट में बराबर मेहनत करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा गुजारिश है कि इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी वीडियोस में डालो तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलेंगे, हम शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो चलेंगे, हम सवाल की ओर बढ़ते हैं और आप भी तैयार और रेडी हो जाइए। तो देखेंगे, कह रहा है कि हिंदुस्तान की काम करने वाली आबादी का कितना फीसद काश्तकारी में लगी हुई है। तो इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा 70% जो है काश्तकारी में लगी हुई है। आगे चलेंगे, कह रहा हिंदुस्तानी मंसूबा कमीशन का क़याम कब हुआ। तो 1950 ईस्वी में हिंदुस्तानी मंसूबा कमीशन का क़याम हुआ था, यानी स्थापित हुआ था। आगे 1951 ईस्वी में पब्लिक सेक्टर के आलात की तादाद कितनी थी। तो जवाब 5 थी। चलेंगे अगली क्वेश्चन की जानिब। कह रहा मंदरजा झेल में कौन सा बिला वास्ता टैक्स है। तो आमदनी टैक्स, तोहफा टैक्स और सरहदी टैक्स। तो इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सरहदी टैक्स जो है सरहदी टैक्स जो है बिलावास्ता टैक्स है। आगे चलेंगे साथियों, कह रहा है कि सरमाया दाराना मुल्कों में पैदावार के ज़राए पर डैश खुद मुख्तारी होता है। तो ये जो हो जाएगा निजी मुख्तारी होता है। इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा निजी, यानी सरमाया दाराना मुल्कों में पैदावार के ज़राए पर निजी खुद मुख्तारी होता है। आगे चलेंगे, इसमें कह रहा है साथियों कि कौमी आमदनी का लगभग 10% ज़राअत से हासिल होता है। तो कौमी आमदनी का जो लगभग है 26% जो है ज़राअत से हासिल होता है। चलेंगे आगे, कह रहा है कि मंदरजा झेल में समाजी इदारा है। तो इसमें कौन सा समाजी इदारा है, बाज़ार या बैंकिंग सिस्टम या मुआलिजाती सहूलियात। इसमें से डायरेक्टली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुआलिजाती सहूलियात, ये है समाजी इदारा। चलेंगे अगली क्वेश्चन में, कह रहा किस इक़्तिसादी निज़ाम में पैदावार के ज़राए पर किसी आदमी या निजी इदारों का कब्ज़ा रहता है। तो यहाँ डायरेक्टली आंसर देख रहे होंगे आप, सरमायादारी काशी निज़ाम में। चलेंगे अगली क्वेश्चन की जानिब साथियों। तो देखेंगे दोस्तों, यहाँ देखेंगे, कह रहा है कि भारत में ज़्यादातर जूट कारखाने डैश में कायम है। तो मगरबी बंगाल में जूट खाने कायम है, यानी जूट किसको बोलते हैं, वही सन जिसको पटवा से जो रस्सी वगैरह बना जाता है, तो वो मगरबी बंगाल में है। चलेंगे आगे साथियों, कह रहा भारत में किस सनअत को तहफ़्फ़ुज़ का तो सवाल की यह कह रहा है कि भारत में किस सनअत को तहफ़्फ़ुज़ का नौज़ायदा कहा जाता है। तो जवाब हो जाएगा चीनी सनअत को। चलेंगे अगली क्वेश्चन की जानिब साथ। यहाँ देख रहे होंगे कि इसका आंसर थोड़ा सा मिट गया, तो इसका आंसर मैं अंतिम वाली क्या कहते हैं पीडीएफ में उनमें मैं बता दे रहा हूँ। उनका इसका आंसर आप अंतिम तक बने रहेंगे। और देखेंगे साथियों, अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो आप कंफ्यूज और घबराएंगे नहीं, इसीलिए क्योंकि इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में सारे ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक्स का लाकर दे दिया हूँ आप सभी को। चलेंगे आगे, यहाँ देखिए भारत में आमद और रफ्त के सबसे ख़ास ज़राए हैं। तो भारत में आने जाने के लिए जो सबसे ख़ास चीज़ कौन सी है, तो रेलगाड़ी ही है। भारत में सबसे ज़्यादा बिजली हासिल होती है क्या चीज़ से, तो तरक्की हरारत से। आगे कह रहा किसानों को कर्ज से मुताल्लिक़ ज़रूरतों का तकरीबन 10% आमद बाहमी तंजीमों से हासिल होता है। तो इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा 40%। किसानों को जो कर्ज से मुताल्लिक़ ज़रूरतों का तकरीबन 40% आमदनी जो है बाहमी तंजीमों से हासिल होता है। चलेंगे आगे साथियों, कह रहा है कि चाय के दर आमद में भारत का डैश मकाम है। तो यानी चाय के दर आमद में भारत जो है अव्वल नंबर पर आता है। आगे चलेंगे, कह रहा हमारा मुआशी निज़ाम कैसा है। तो हमारा मुआशी निज़ाम मखलूत है। मुआशी निज़ाम की बुनियाद डैश होना चाहिए, तो समाजी इंसाफ। इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा कि मुआशी निज़ाम की बुनियाद समाजी इंसाफ होनी चाहिए।
आगे चलेंगे, कह रहा है कि मुआशी निज़ाम का आगाज़ डैश मुल्कों में हुआ, तो समाजवादी मुल्कों में मुआशी निज़ाम का आगाज़ हुआ था। चलेंगे आगे साथियों, थोड़ा फास्ट लेकर चलता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। हिंदुस्तानी मुआशी निज़ाम डैश है, तो तरक्की पजीर है। हिंदुस्तानी मुआशी निज़ाम तरक्की पजीर। आगे हिंदुस्तानी मुआशी निज़ाम की रीढ़ डैश है, तो हिंदुस्तानी मुआशी निज़ाम की जो रीढ़ है, हड्डी जो है, ज़राअत है। आगे चलेंगे साथियों, कह रहा है कि एक सरमायादारी मुआशी निज़ाम में डैश सबसे ज़्यादा ताकतवर रहता है, तो सारिफीन जो है मुआशी निज़ाम में सबसे ज़्यादा ताकतवर रहता है। तो चलेंगे अब अगली क्वेश्चन की जानिब, देखेंगे। सवाल कर रहा, ख़ानदानी फलाह बहबूद प्रोग्राम भारत के डैश का ही हिस्सा है, तो सेहत खिदमत का हिस्सा है। आगे चलेंगे, मंदरजा झेल में कौन सारिफ की शय है। यहाँ देखेंगे मशीन और आला, खाम माल, उसके बाद गज़ा और लिबास, उसके बाद खाद और बीज। तो डायरेक्टली इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 3 में है कि गज़ा और लिबास जो मंदरजा झेल में सारिफ की शय है। आगे चलेंगे साथियों, अगली क्वेश्चन में कह रहा है कि हिंदुस्तानी ज़राअत का मानसून के साथ डैश कहा जाता है, तो हिंदुस्तानी ज़राअत का मानसून के साथ जो है जुआ कहा जाता है। आगे चलेंगे, बड़ी सिंचाई कामों के तहत ख़ास तौर पर डैश आती है, तो सिंचाई के लिए सबसे ज़्यादा नहरें आती है। आगे चलेंगे, निजी हल्का मुल्क के कितने फ़ीसद आदमियों को रोज़गार फराहम करता है, तो 60% जो है निजी हल्का मुल्क जो है आदमी को रोज़गार बरामद करता है। आगे चलेंगे, हमारे मुल्क में बिजली की पैदावार कब शुरू हुई, तो 1900 ईस्वी में हमारे मुल्क में बिजली की पैदावार शुरू हुई। ये सब BBI है। चलेंगे उसके बाद कह रहा, हमारे मुल्क में बजट खसारा के ख़ास वजूहात क्या है, तो सरकारी खर्च में ज़्यादा इजाफा, तो सरकारी खर्च में जो ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, तो वही ख़ास वजूहात हैं बजट में। आगे चलेंगे, कह रहा हिंदुस्तान में बेरोज़गारी के ख़ास वजूहात क्या हैं, तो आबादी में इजाफा। ये भी BBI लेंगे, इसको कह देगा आपको कि हिंदुस्तान में जो बेरोज़गारी इतनी पैदा हो रही, उसकी वजह क्या है, तो इसमें जो है आबादी में बढ़ोतरी हो रही है। इसीलिए तरक्की की शरह का मतलब डैश में होने वाली सालाना इजाफा की शरह से है, यानी कौमी आमदनी से यहाँ भरा जाएगा कौमी आमदनी। तरक्की की शरह का मतलब कौमी आमदनी में होने वाली सालाना इजाफा की शरह से है। आगे चलेंगे, सवाल देखेंगे। नीचे कह रहा कि किस तरह की तालीम मुहैया कराना सरकार की आईनी जिम्मेदारी है, तो प्राइमरी तालीम मुहैया कराना सरकार की आईनी जिम्मेदारी है। चलेंगे अगली क्वेश्चन की जानिब। यहाँ देखेंगे, सवाल कह रहा है कि हिंदुस्तानी ज़राअत का कितना फ़ीसद हिस्सा बारिश के ज़रिया हासिल पानी पर मुनहसर करता है, तो 60% हिस्सा जो है हिंदुस्तान में बारिशें पर मुनहसर करता है। कह रहा एक मुआशियाती निज़ाम के तबई या सरमायादारी ज़राए हैं, तो मिशन और आला, उसके बाद मशीन और आला सॉरी। आगे चलेंगे, कह रहा समाजवादी मुल्कों में इक़्तिसादी इदारों पर कंट्रोल होता है, यानी यहाँ इसका आंसर ये हो जाएगा कि समाजवादी मुल्कों में इक़्तिसादी इदारों पर कंट्रोल होता है का खुद मुख्तारी और यहाँ नहीं, ये था इसका आंसर रियासत। कह रहा है कि समाजवादी मुल्कों में इक़्तिसादी इदारों पर रियासत का खुद मुख्तारी और कंट्रोल होता है, किसका, रियासत का, यानी स्टेट का। आगे चलेंगे, कह रहा आज़ादी से कबल भारत ख़ास तौर से डैश का दरामद था, तो ये खाम माल का दरामद था। आगे है कि रिज़र्व बैंक में महकमा ज़राए शाख का क़याम कब हुआ, तो 1937 ईस्वी में। आगे चलेंगे, हिंदुस्तानी रिज़र्व बैंक का क़याम कब हुआ, तो 1935 ईस्वी में। आगे है कि भारत में डाक निज़ाम की शुरुआत कब हुई, तो 1837 ईस्वी में। आगे चलेंगे, कह रहा पीने के लिए साफ़ पानी का इंतज़ाम करना किस हुकूमत की जिम्मेदारी है, तो रियासती हुकूमत यानी स्टेट गवर्नमेंट की। आगे चलेंगे, हिंदुस्तानी रिज़र्व बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो ये BBI सवाल लेंगे। हिंदुस्तानी रिजर्व बैंक का हेड ऑफिस कहाँ है, तो मुंबई में है। आगे चलेंगे, कह रहा सारिफैन तहफ़्फ़ुज़ एक्ट कब लागू हुआ, तो ये 1986 ईस्वी में लागू हुआ था। चलेंगे अगली क्वेश्चन की जान देखेंगे। साथियों वीडियो थोड़ी लंबी हो रही तो आप परेशान नहीं होइएगा। कह रहा 8वीं पंचसाला मंसूबा का आगाज़ डैश में हुआ, तो ये 1992 और 1993 ईस्वी में 8वीं पंचसाला मंसूबा का आगाज़ हुआ था। कह रहा 20 निकाती प्रोग्राम का आगाज़ कब हुआ, तो 5वीं पंचसाला मंसूबा में। आगे कौमी फ़रोग़ को नस्ल का क़याम कब हुआ, तो जवाब 1952 ईस्वी में। अगली क्वेश्चन की जानिब बढ़ेंगे। भारत आमद बाहमी तहरीक का आगाज़ कब हुआ, तो 1904 ईस्वी में। आमद बाहमी एक इख्तियारी तंजीम है, इसमें इख्तियारी भरी जाएगी।
आगे चलेंगे साथियों, अगली क्वेश्चन में कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का डैश बैंक है, यानी ये तो सवाल छूट गया आपका, हाँ ये छूट गया। कह रहा है कि रज़े मुबादला की मुश्किलात की वजह से सिक्का का इजाद हुआ। आगे चलेंगे, कह रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का डैश बैंक है, यानी मरकजी बैंक है, बैंकों का बैंक किसको कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। आगे चलेंगे, भारत में अव्वल सनअती पॉलिसी का ऐलान कब हुआ, तो 1948 ईस्वी में। बड़ी सनअत में सरमायादारी की अहमियत होती है। आगे चलेंगे, ज़राई शाखे इमदाद बाहमी तंजीमी किसानों को डैश कर्ज देती है, तो ये मुख्तसर मुद्दती और वस्त मुद्दती देती है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन यहाँ का एराज़ी इस्लाह की सिमत में सरकार का दूसरा अक़दाम एराज़ी की डैश है, तो ये हो जाएगा चकबंदी। चलेंगे अगले क्वेश्चन की जानिब साथियों। उनके बाद देखेंगे साथियों, यहाँ कह रहा है कि इंसान की ज़रूरतों की तकमील के लिए क्या लाजमी है, तो इंसान की ज़रूरतों की तकमील के लिए पैदावार लाजमी है। आगे, भारत में बारिश डैश पर मुनहसर करती है, तो भारत में जो है ना बारिश जो है मानसून पर मुनहसर करती है। आगे, भारत में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का बरामद करता है, तो ये पेट्रोलियम मादनियात की सबसे ज़्यादा बरामद करता है। आगे, भारत का तिजारती तवाज़न डैश है, तो ये मुवाफिक हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलेंगे साथियों, कह रहा दौलत टैक्स एक डैश टैक्स है, तो ये दौलत टैक्स जो है एक बिला वास्ता टैक्स है। आगे चलेंगे, कह रहा रियासत का ख़ास काम डैश का बंदोबस्त करना है, तो रियासत का जो ख़ास काम क्या हो जाएगा, अमन और तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त करना। ज़राअत और सनअत एक दूसरे के डैश हैं, तो ये हो जाएगा लाजिमो मलज़ूम, लाजिमो मलज़ूम है। ज़राअत और सनअत एक दूसरे के लाजिमो मलज़ूम है। भारत का पहला पंचसाला मंसूबा का आगाज़ कब हुआ, तो अप्रैल 1951 ईस्वी में भारत का पहला पंचसाला मंसूबा का आगाज़ हुआ। तो जी हाँ साथियों, एक ही वीडियो में आप सभी का इकोनॉमिक्स का सभी ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। तो जी हाँ, इसी टाइप से आप मेहनत से तैयारी कीजिए। अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो को दोबारा और 3 बार 4 बार करके देखें, ताकि आपको वीडियो समझ में आई। और ऑब्जेक्टिव को तो आप घोड़ कर पी लीजिएगा, ये तो पिलाने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ। तो साथियों, आप बताएंगे कि अगर इसमें कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो उनको आप नज़रअंदाज फरमाकर आप हमारे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मैं रिप्लाई देने की जहाँ तक हो सके मैं ज़रूर कोशिश करूँगा, और रिप्लाई दे भी देता हूँ सभी का, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। और आप सभी का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा इंशाल्लाह। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जैसा कि आप सभी का बहुत ही कॉमेंट आ रहा था कि सर आप इकोनॉमिक्स का वीडियो बनाइए, तो मैं आप सभी के लिए इकोनॉमिक्स का टोटल जितना ऑब्जेक्टिव पूछने की क्षमता उससे कई गुना ज़्यादा मैं आप सभी को ऑब्जेक्टिव बता दिया हूँ। जी हाँ, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप इस चैनल पर बने रहिए, इसी तरह तैयारी करते रहिए।